दोस्तों बात करते हैं आज की मार्केट की। आज की मार्केट का हाल देखा है कि कमाल की खरीदारी वगैरह तो हुई है, जबकि ग्लोबल सिनेरियो अच्छे नहीं थे, फिर भी इंडियन मार्केट में चीज रही है। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं कि पिछले 19 अप्रैल को भी खरीदारी हुई थी, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, कल है सेकंड फेज का इलेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट सेकंड फेज के इलेक्शन पर दांव लगा रही है? लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा इत्तेफाक है। और यूएस की मार्केट का हाल आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंडियन मार्केट का हाल देख रहे हो कि यूएस की मार्केट का बॉन्ड यील्ड काफी हद तक बढ़ गया, 4.73 पर बढ़ गया है। इसका नतीजा ये रहा है कि उनकी जीडीपी का अनुमान था 2.5%, जबकि 1.73 अनुमान से काफी कम रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड उनका काफी हद तक बढ़ गया है। जब तक ये 3.5% से नीचे नहीं आएगा, तब तक रेट कट की कोई भी संभावना नहीं है। अगर यूएस में रेट कट नहीं हो रहा, तो आई थिंक कि हमारी भी आरबीआई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी और वो भी रेट कट का फैसला नहीं लेगी। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कल मार्केट में मेरे को ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि गिरावट के आसार दिखाई दे रहे हैं यूएस की वजह से। आज मार्केट कैसे बची? अब अगर नहीं होता है तो मान करके चलिए कि मार्केट इलेक्शन पर दांव लगा रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, क्योंकि बैरोमीटर जो मैं मानता हूं वो है क्रिप्टो वाला बैरोमीटर है। अगर बिटकॉइन का दाम नीचे जा रहा है तो ये समझिए कि शांत हो जाए यार, कि आपकी मार्केट डाउन होनी ही होनी है। तो देख लेते हैं कल क्या होता है। वैसे मेरा तो प्रेडिक्शन यही है कि कल मार्केट अपनी डाउन जाएगी। डाउन जाए अप जाए, हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। अभी मैं आपको साबित करता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का क्यों फायदा होता है, पर्टिकुलर शेयर के वनस्पति मैं क्यों मना करता हूं कि अगर आप परमानेंट, अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो उसके बाद में आपने म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोलता हूं? देखिए, कोटक के ऊपर, कोटक बैंक के ऊपर काफी बड़ा चाबुक चला है। किसका? आपके आरबीआई का। आरबीआई का चाबुक चलने के बाद में, वो भी बहुत बड़ा चाबुक नहीं बोल सकता हूं इसको मैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई आप फ्रेश क्रेडिट कार्ड कोई इशू नहीं करेंगे, फ्रेश ऑनलाइन कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे, जो भी आपका इशूड हो गया है वो चलता रहेगा। जिसको अकाउंट खुलवाना आपके ब्रांच पे आकर के खुलवाएगा। क्योंकि अनियमितता, उनको ऐसा लगा है कि उनके आईटी डिपार्टमेंट में, उनका आईटी सेल है, उसमें तमाम चेतावनियों के बावजूद उन्होंने उसके इंप्रूव के तरफ कदम नहीं उठाया है। और आपको पता होना चाहिए उदय कोटक का काफी नुकसान हो गया, क्योंकि इसमें करीब 22% के आसपास उनका होल्डिंग है खुद का। वो एशिया के सबसे बड़े फाइनेंसर कम बैंकिंग के बिजनेसमैन माने जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं कि आखिर में कोटक के शेयर के गिरने से क्या आपके म्यूचुअल फंड पे फर्क पड़ा है? तो मैं अगर अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस मैंने जब किया है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आज लेट बना रहा हूं, तो उसमें मैंने पाया है कि मेरे 3 फंड्स पर इसका असर पड़ा है। बाकी को मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं याद था कि इसमें थोड़ा सा स्मॉल शेयर है, स्मॉल परसेंटेज है। अब 3 पॉइंट समथिंग का 58 का परसेंटेज है पराग पारिक में, और पराग पारिक में पक्का फॉल हुआ है। ठीक है, तो तकरीबन मान करके चलिए मेरा उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें नुकसान हुआ है। मेरा ये सेट लार्ज कैप, वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप में से है, उसमें भी नुकसान हुआ है, जो कि 14% के आसपास इसका एनुअल रिटर्न रहा है। जब से ये काफी दिनों से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, तो इसमें भी मेरा फॉल हुआ है। मेरा ये सेट का ही मेरे पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसमें कि लमसम नॉट अलाउड है। 20 से अबव ही ये कंटिन्यूअस रिटर्न देता है हमेशा। और इस समय मिड कैप की रैली है, तो करीब 22% के आसपास इसका रिटर्न है। और इसमें भी मेरा नुकसान दिखा है कोटक की वजह से। लेकिन गनीमत ये रही है, इसमें परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में इनका काफी कम रहा है। 3.58 उसमें रहा है, 3.58 मेरी लार्ज कैप में रहा है, और 2 पॉइंट समथिंग 2.5 के आसपास रहा है किसमें? मेरे एसेट लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, जिसको कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप पहले बोला जाता था। अब आप बोलेंगे कि सर आपने मेरे ही का लार्ज कैप लिया था, तो लार्ज एंड मिड कैप क्यों नहीं लिया? देखो, जब मैंने देखा है तो एचडीएफसी वगैरह की वही उसमें लैपिंग है, लेकिन क्या है, इसमें मेरे को मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा था। और मैंने आपको बताया हुआ है कि यार मेरी एज 49 ईयर्स हो रही है, तो रिस्क मैं कितना लूंगा?
रिस्क मैं उतना ही लूंगा। आजकल थोड़ा सा ज्यादा दौड़ भाग की वजह से और मौसम चेंज की वजह से टायर्डनेस तो आई जाती है। टायर्डनेस इसलिए आ जाती है कि मैं किसी भी अपने फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी समझौता नहीं करता हूं, उसके साथ साथ काम का भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। और प्लस आप लोगों को भी ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है। तो अब मेरे अगर पोर्टफोलियो में इतना नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपना चेक करिएगा उसमें नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस पर मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? चर्चा ये कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में देखिए आपका काफी हद तक रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आपके पास खुदा न खास्ता अगर कोटक का पर्टिकुलर शेयर होता या इसकी होल्डिंग ऐसी होती जैसे एचडीएफसी पर अभी गाज गिरी थी। अब तकरीबन देखिए बैंकिंग सेक्टर के जितने भी लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप के और ऐसे वाले शेयर्स हैं, फंड्स हैं, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी का देखिए ज्यादातर होल्डिंग है और इन्फोसिस का ज्यादातर होल्डिंग है, टीसीएस का ज्यादातर होल्डिंग है। तो इस प्रकार से अब कोटक का इतना अगर मान लिया कम एलोकेशन था तो उसमें नुकसान कम दिखा है। अब ये कल तो नुकसान तो पक्का अपना दिखना है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो पहली बात तो आपका फंड के बीच में ही डाइवर्सिफाई हो जाता है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई से भी हमने बचना है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा तो क्या होगा, आप पूरा वही ले लो, फिर तो इंडेक्स ही ले लो, फिर एक्टिव फंड का मतलब क्या रहा है। इसकी वजह से मैंने मिरेई का लार्ज एंड मिड कैप फंड और आपका मिरेई का लार्ज कैप फंड मैंने इसीलिए चूज किया था कि ताकि मेरा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना हो। समझ गए बात को? तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसलिए बताना जरूरी है कि आप भी डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन को समझिए। आप इंडेक्स फंड नहीं ले रहे हैं, आप एक्टिव फंड ले रहे हैं। जब इस प्रकार का आप चूज करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि मैंने इसीलिए बार बार बोला है कि अपने एज के मुताबिक, अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आपने चूज करना है। मैंने स्मॉल कैप भी, मेरे पास 2 स्मॉल कैप हैं, ठीक है। मेरे पास मुश्किल से 6 और 7 यही जा रहे हैं। काफी दिन तक मेरे पास 5 से अंदर 4 फंड थे मेरे पास, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, वेल्थ इंक्रीज होता गया तो उसके बाद में फंड्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ा है, ठीक है ना। एक सेक्टोरल फंड है, 2 फंड ये हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में 2 मेरे पास स्मॉल कैप भी है। तो स्मॉल कैप में भी मैंने जिनका डाउन साइड प्रोटेक्शन रहा है उन्हीं फंड्स को मैंने ज्यादा करके चुना है। और एक बात आपको बता दूं, इत्तेफाक से मेरा, हालांकि बैंकिंग से म्यूचुअल फंड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पोर्टफोलियो में कोटक का स्मॉल कैप फंड भी है, ठीक है। अब कोटक के स्मॉल कैप का फंड का मतलब ये नहीं कि मैं उसको लेकर के भाग लूं कोटक बैंक के ऊपर अगर चाबुक चल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इतना ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है। आपने जो एक बार डिसीजन ले लिया है, एक तो आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना है, पहले नंबर 1। दूसरी चीज क्या करना है, फिर अपने डिसीजन के साथ में रहना है। आपने अगर मान ले डिसीजन को चेंज करना भी है किसी कारण से, तो आपने कम से कम साल 2 साल अपने फंड को अगेन फिर समय देना है। अगर फिर भी उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, सपोज करो जैसे मान लिया एक्सिस का फंड रनिंग का केस हुआ था, तो वो गड़बड़ हुआ था रिटर्न, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। एक्सिस का जो मिड कैप फंड का मैंने साथ नहीं छोड़ा, मेरे पास प्योर मिड कैप भी है एक, तो मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। एक मेरे पास सेक्टोरल हो गया, एक मेरे पास लार्ज कैप फंड हो गया, एक मेरे पास लार्जर मिड कैप हो गया और 2 मेरे पास स्मॉल कैप हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरा वेल डाइवर्सिफाइड और ठीक ठाक मेरा पोर्टफोलियो है। लेकिन एक दिन में मैंने नहीं सीखा है। मैं वही बात आपको बोलता हूं कि पहले आप अपने आप को सीखिए, उसके बाद में फिर एलोकेट करिए, फिर एलोकेट करिए। अब जैसे मेरा ये आपको 2 फंड दिख रहा है, मेरी लार्ज कैप और मेरी लार्ज एंड मिड कैप, लेकिन आप खुद सोचिए मेरा वो एक ही सिंगल फंड कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने जो लिया हुआ है मेरे एएमसी का फंड, वो मैंने देखा है कि इसमें डाइवर्सिफाई और कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है, प्लस इसको मैं 1 या सवा फंड में कंसीडर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिटर्न अफेक्ट नहीं होगा और आपको काफी सारा रिटर्न मिलने की भविष्य में संभावना रहेगी। अब बात यहां पर ये चल रही है कि क्या कोटक के शेयर गिरने से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पर फर्क पड़ा है? तो यस,
कई सारे म्यूचुअल फंड्स में इनकी होल्डिंग ज्यादा है, क्योंकि ये प्राइवेट बैंकिंग का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। तो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंकिंग का, तो इसकी होल्डिंग इसके शेयर्स की काफी रही है। और आज तकरीबन मान करके चलिए कि एक टाइम पर इसका 13% तक इसका शेयर टूट गया है। तो आप खुद सोचिए, अगर 13, देखो लोग बता रहे हैं कि उदय कोटक का इतना नुकसान हो गया, उनकी इतनी अरे उदय कोटक को जाने दो यार, हमें उदय कोटक से क्या लेना देना भाई। वो इतने इतने जो है नामी गिरामी बड़े वो है, उनका नुकसान हुआ है, वो मैं आपको क्यों बताऊं। मैंने ये बताना है कि आप अपना चेक करो और अपने पोर्टफोलियो को इसीलिए शुक्र मनाओ कि आप जो है ना जुगानी टॉक्स को देख रहे हो। आपको इस प्रकार से बेबाक जानकारी दी जा रही है कि हमें उनसे नहीं लेना देना। आप देखिए कि और शुक्रगुजार मनाइए कि कम से कम आपका इतना नुकसान हो। अब मान लिया एक दो बैंक्स में और ज्यादा हो गया, सपोज करो आईसीआईसीआई वाले, जैसे उनका इशू हुआ था चंदा कोचर जी का और इनका वेणु गोपाल का, तो आईसीआईसीआई का उस समय हुआ था, बाद में नॉर्मल हो गया। कोटक का भी बाद में नॉर्मल हो जाएगा। अब कई लोग जिनको शेयर से लेना, डायरेक्ट शेयर लेना है, तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सही, तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो अगर मान लिया इसका एलोकेशन आपके फंड में कम है, 2% 3% है, तो दो फंड में कितना हो गया, 5% 7% हो गया टोटल है उनका, देख लीजिए। तो मेरा तकरीबन ये मान करके चलिए कि मेरा फ्लेक्सी का, मेरा लार्ज का, मेरा लार्ज एंड मिड कैप, इसमें मिला करके मेरा तकरीबन 8% के आसपास मेरा हो रहा है। और ये मान करके चलिए कि 4.5, 4.5, 3, 7.5, 7.5 और 2.5, 10। अब आज की डेट में मेरा कम से कम मान करके चलिए कि 24-25, ठीक है, 24-25 हजार का मेरे को भी चूना लग गया होगा, जबकि मैं म्यूचुअल फंड में हूं और किसी में भी इससे 2.5-3% से ज्यादा नहीं है, फिर भी नहीं और लगा होगा, ठीक है ना। तो इतने का मेरे को मेरी प्रॉफिट में चूना लग गया है, ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं भाई। तो इस प्रकार से आपका अगर डाइवर्सिफाई रहेगा ना पोर्टफोलियो, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि पेन कम मिलेगा, पेन कम मिलेगा तो गेन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है पेन लेने से गेन मिलता है, बट थोड़ा सा पेन इस टाइप का कम मिलेगा। तो आप अपना अपना फंड जरूर चेक करना और आपके पोर्टफोलियो में कितना नुकसान हुआ है उसको जरूर बताइएगा, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करिएगा, और तकरीबन हर कैटेगरी का फंड अपने पास रखने की कोशिश करिए, ताकि एक इंडाइसेस में अगर गड़बड़ी होती है तो दूसरा इंडाइसेस संभालेगा, एक टाइप के फंड में गड़बड़ी होती है तो दूसरे टाइप का फंड संभालेगा। और ऊपर से क्या है कि आपको कई सारे क्या हो जाएंगे, चंक मिल जाएगा, मिक्स मिल जाएंगे, बट ओवर डाइवर्सिफाई देखिएगा और बहुत सारे फंड मत लीजिएगा। 4 या 5 फंड इनफ है। जब ज्यादा जानकारी हो जाएगी, थोड़ा सा फंड का एलोकेशन हो जाएगा, एयूएम का एलोकेशन हो जाएगा, तो उस समय क्या करिएगा कि तब जाकर एक आध फंड और बढ़ा दीजिएगा। जब आपको ये लग जाएगा कि नहीं मेरे को फलाने फंड को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ये रिस्क से बियॉन्ड हो गया है, तो आप मॉनिटर किसको करोगे, जो फंड आपका उस कैटेगरी में है। समझ गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।